चलो जय हिंद। ठीक है, आज हमें क्या देखना है, जो प्रीलिम्स हमारा 2025 है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको देखने वाले हैं, भारतीय इतिहास को। ठीक है, अब हमें देखना है सबसे पहले कि प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है। ठीक, तो सर ने आपको बाकी सारे सब्जेक्ट का तो बता दिया होगा कि प्रीलिम्स कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बाकी जो और भी टॉपिक्स रहेंगे हम उन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे पहले तो जो आपके मन में डाउट होंगे उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देते। हिस्ट्री किस किस को अच्छी नहीं लगती है? हाँ, हिस्ट्री किस किस को अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है। चलो अब हम किन टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आपको तो अच्छी लगती होगी, कुछ ऑनलाइन बच्चे भी होंगे जिनको हिस्ट्री अच्छी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत है कि हिस्ट्री अच्छी तो लगती लेकिन हमें याद नहीं होती, है ना। हिस्ट्री पसंद है। चलो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी केवल हिस्ट्री पे चर्चा कर रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे और हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। जो पूरा सिलेबस का है, जो सारे टॉपिक्स है वो सर ने आपको बता दिया होगा कि कैसे क्या पढ़ना है ना। सबकी शायद क्लास थी। ठीक, फिर सबसे पहले तो हमें पढ़ना है यहाँ पे, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, पहले क्या समझेंगे, थ्योरी समझेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम थ्योरी वाला पोर्शन करेंगे। थ्योरी वाले पोर्शन के बाद जितने भी आपके फैक्ट होंगे, फैक्ट मतलब क्या, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, आपकी कोई भी बुक ले लें, आपके हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें, या फिर आपके जो लूसेंट के फैक्ट हैं, या फिर जो और यूपी पीसीएस में या किसी अदर पीसीएस में आए ना, हम क्या करेंगे, उन फैक्ट्स को आपको वन लाइन में दे देंगे। मतलब इसी थ्योरी से फैक्ट्स यहाँ निकल के आएंगे। उसके बाद जो हम तीसरा टॉपिक करेंगे वो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी कैसे होंगे, एक तो आपके होंगे, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव की आप एक ही बुक लगाते हैं, कुछ लोग लूसेंट लगाते हैं, कुछ लोग घटना चक्र लगाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, लूसेंट और जो घटना चक्र वाले आपके टॉपिक्स होंगे हम क्या करेंगे, उनको ले लेंगे। टॉपिक्स नहीं मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे हम क्या करेंगे, उनको ले लेंगे। ठीक है, फिर अगली ये क्यों लेंगे, ये इसलिए लेंगे कि आपकी एक अलग से मेहनत बच जाएगी। जो आप क्या करते हो, घर में जाके लगाते हो ना, तो क्या होगा, आपको यही की यही ये वाले फैक्ट भी याद हो जाएंगे। ठीक, इसका और यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे जो लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अगली बार आया था, अब ये इस बार आएगा, तो क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को ले लेंगे, है ना। जैसे कि अगर मॉडर्न में देखें तो गांधी जी से हम देखेंगे प्रत्येक वर्ष घटनाएं आती है ना। अब मुझे लग रहा है उस बार चोरा चोरी कांड आया था, तो इस बार अगर 100 वर्ष हो गए हैं, अगर 1-2 साल पहले, तो क्या आएगा, असहयोग आंदोलन आएगा, है ना। तो हम आपको एक कदम आगे की चीजें बताएंगे कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, ये हम आपको पढ़ा भी देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो क्या रहेगा, आप इनको याद कर लेंगे। ठीक, इसका मतलब जो आपका ये वाला टाइम है ये हम आपका बचा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सारे आपको फैक्ट कवर करवा देंगे। और यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, जहां भी हिस्ट्री से देखो, यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है ना। वो क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन उसकी जो एक लाइन होती है ना, उस लाइन को उठा के, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, उस लाइन को उठा के वो क्या करता है, फैक्ट बना देता है आपका, है ना। तो क्या करेंगे, हम वहां से क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, अब चौथी बात आती है कि अगर जो हमारे कितने बार रिवीजन हो गया, पहले थ्योरी में हम आपको पढ़ाएंगे, फिर वही चीज वही तो नहीं होगी सेम, लेकिन फिर भी कुछ और फैक्ट ऐड करके हम आपको फैक्ट्स में बता देंगे। फिर तीसरी बात जो आपकी ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में बता देंगे, तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट क्या है, सिलेबस कैसे कवर करना है। आपका जितना भी सिलेबस है, आपके एग्जाम के पहले लगभग 30 दिसंबर और मैक्स टू मैक्स अगर हम मान के चलें तो जनवरी तक मैं क्या करूंगी, आपकी हिस्ट्री की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है तो मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है ना, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी जो मैं कराऊंगी वो आपका पूरा सिलेबस कवर होगा और सारे आपकी जो फैक्ट्स हैं वो भी कवर होंगे। ठीक है, फिर क्या है अगला, स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, आप हिस्ट्री को किस तरीके से डील करते हो वो आपका है। मेरी स्ट्रेटेजी तो ये होगी, जो मैंने आपको बताया कि मैं इस सेगमेंट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, और आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको क्या करना है, जाके केवल रिवाइज करना है। ठीक है, फिर अगला है आपका किस किस टॉपिक को पढ़े, ये भी मैं आपको यही बताऊंगी। पहले तो मैं आपको पूरा सेगमेंट पढ़ाऊंगी, फिर जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको मैं क्या करूंगी, आपको पहले फिर से उनको पढ़ाऊंगी और उनका क्या कराऊंगी, रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि देखो
हिस्ट्री क्या है, छोटा तो है नहीं, मैंने क्या बोला, आता है भंडार है। लेकिन कुछ ऐसी सेगमेंट है, अगर हम देखें तो अगर सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई है ना, वेदों से हमारे स्पेशल कोई वेद हो गए, या फिर हमारी कोई हिस्ट्री में ऐसी बुक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, या फिर गांधी जी से रिलेटेड टॉपिक ले लें, या स्पेशली मुगल साम्राज्य से ले लें, तो जो जो उनने पॉइंट आज तक कवर किए हैं, ये हम कब से लेंगे, हम 1998 से पेपर का एनालाइज करके ले रहे हैं, लेकिन स्पेशली हमें कब से देखना है, 2021 से। नहीं, 20 का पेपर तो बहुत गड़बड़ आया था, 24 को केवल आधार बना के हम नहीं कर सकते, है ना, 24 से आधार बना के चीजें चेंज होती है, और हम जब एक कदम आगे का सोचते हैं ना, तभी हमारे नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने 1998 को आधार बनाया, क्यों, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो परंपरागत अभी भी नहीं बदले हुए 1998 से माने, ठीक, लेकिन 2021 जो होगा वो हमारा मेन होगा। जैसे आप देखना कि किसी का कथन है, कथन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, कथन बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनका कथन था, अगर आपको नहीं पता है तब भी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, तो वो पॉलिटिकल बात होती है तो वो कनेक्ट हो जाती है ना। तो आप इसको कैसे समझोगे, किसी की सोच से, जैसे हम देखें कि आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो, है ना, तो अगर कहीं नेगेटिव वाली बात आएगी ना, तो आप दोस्तों में 4 लोगों में ये समझ में आएगा कि यार ये नेगेटिव बोलता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो एमसीक्यू को डील करना सिखा दूंगी। मैंने क्लास में पहले भी बोला था ना, ये डील करना बता दूंगी कि अगर 4 क्वेश्चन में से अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने पहले 2 क्वेश्चन, 2 तो हटा लिए, अब आप कैसे डील करोगे 2 को, ठीक, ये भी मैं आपको किसमें, क्लास में बताऊंगी। आगे हम देखें रिवीजन कैसे करोगे। मैंने फिर से बोला कि हम इसमें पढ़ेंगे, चौथा मैं आपको पॉइंट बताना भूल गई, एक हम समरी वाला भी लास्ट में पीपीटी लगाने वाले हैं, जिसमें क्या करेंगे, जितना हमने पढ़ा है ना उसको कंसाइज वे में हम आपको यही दे देंगे। आप तो अपने नोट्स बनाओगे, लेकिन जो समरी वाला मैं दूंगी ना, उसको सब स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और जब एग्जाम में जाने लगोगे ना, तो 2 दिन पहले वो सारी समरी बस पढ़ के चले जाना, क्योंकि उस समरी में भी क्या होगा, फैक्ट ही होंगे आपके जो मैंने पढ़ाया। जैसे अभी आज समरी वाली मेंस में पीपीटी बनाई थी ना, वैसी बनाई, ठीक। आगे क्या है, याद नहीं होता या फिर नोट्स कैसे बनाए, याद नहीं होता या फिर दूसरी बात, हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम आपको नई नई ट्रिक से पढ़ाएंगे, तो आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे वो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं आपको यहाँ वहां की ट्रिक से, वो बोल रहे थे ना ट्रिक से याद नहीं होता, ये आप फिक्स मान लो कि आपको ट्रिक से याद होगा और एक ट्रिक से याद रहेगा। ठीक है, नोट्स कैसे बनानी है मैं आपको एक चीज अच्छे से बता रही हूँ, और ये आप लोग करोगे भी, जो क्लास में बैठे हैं वो तो स्पेशली करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएंगे। आप क्या करना, एक पतली सी कॉपी ले लो, ठीक है। अगर मैंने आपको कुछ पढ़ाया है तो आपको वो थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि थ्योरी आपको याद में भी नहीं रहना, ठीक है। अब मैंने बताया बौद्ध संगति बताई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से टॉपिक डाल के चारों बौद्ध संगति बस लिखना है। अब आपको टॉपिक है तीर्थंकर, आपको सब में लिखना है, 24 बस तीर्थंकर लिख लियो, उनका अस्त्र क्या था, शस्त्र क्या था, बस एक चार्ट बना के लिखना है। इन चार्ट में आपको क्या होगा, ये चार्ट आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, मैं तो आपको रिवीजन सेक्शन में बताऊंगी, लेकिन जो हम हाथ से लिखते हैं ना, वो हमें जल्दी याद होता है, हम जिस तरीके से लिखे होते हैं। जैसे वेद है, अब वेद में पूरा ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, फलाना ढिकाना, ये सब नहीं करना, आपको सीधे की पॉइंट लिखना, खिल, गोत्र, 1028। अगर आप ऐसे ऐसे बिंदु बस लिखोगे ना ऋग्वेद के आगे, तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या पढ़ाया था, और लगभग सारे ही टॉपिक हम क्या करेंगे, आपको उससे ट्रिक से बता देंगे। ठीक है, फिर क्या है, कहां से पढ़ना है, जितना मैं बताऊंगी लगभग वो आपको सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं सारे पेपर को क्या कर रही हूँ, एनालाइज करके और आपके सिलेबस को लेकर ही बता रही हूँ। हिस्ट्री में 10 में से 8 क्वेश्चन, हालांकि इस बार से तो जो 2 बार से क्वेश्चन आ रहा है वो तो 10 में से 10 ही बन जाते हैं, अगर लगभग देखें तो, है ना। अगर 10 में से आपके, ये मान के चलो अगर 10 क्वेश्चन आए तो आपके 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 की गारंटी कोई नहीं ले सकता। जितना मुझे पता है, जितना मैं पढ़ के जाती हूँ, देखो मैं यहाँ पे मीन्स में, ठीक है, मैं प्री में वैसे ही बताऊंगी जैसे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मतलब मुझे जैसे याद होता है, मैं जैसे पढ़ती हूँ मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। और 10 में से ये मान लो कि 8 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जैसा पेपर आ रहा है अगर उस बेस पे आता है तो, ठीक है। 2 क्वेश्चन किसी पे नहीं बनते, ये सब तुक्का लगा के आते हैं, लेकिन मैं वो भी बता दूंगी कि तुक्का लगा के, ऐसे एग्जैक्ट तो बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुक्का लगा के आप उनको कैसे सही कर लो, ठीक है। चलो अब आगे क्या देख रहे हैं हम, पीपीटी है ये, हम देख रहे हैं अब क्या, सिलेबस। भाई हो जा,
चलो सिलेबस देख ले, आप लोग ने देखा हुआ है सिलेबस। देखो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसको ना पता है क्या करना है, आपको कंठस्थ करना है और इसके मैं नोट्स भी बताऊंगी आपको कैसे बनाना है। रीजन क्या है, इससे हमेशा क्रीमी चीजें ही आएंगी। जब भी नई चीज ऐड होती है, जैसे अपन ने देखा ना समाजशास्त्र नया ऐड हुआ, और एक चीज और देखिए सर की बुक से सारा ही समाजशास्त्र का एक एक क्वेश्चन आ गया, देखी होगी आप लोग ने वीडियो ना, कंपैरिजन बताएं, सारे क्वेश्चन आ गए, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के। तो देखो मैंने क्या बोला, एक आध क्वेश्चन तो होता ही है, मतलब जब भी नया टॉपिक ऐड होता है तो जो आप क्रीमी चीजें पढ़ते हो वहीं से आता है। एक और मैं पॉइंट बताना भूल गई, हमेशा कैसी चीजों पे फोकस करना है कि जो चीजें हमें कम समय में ज्यादा नंबर दे रही है। ये जो टॉपिक है ना, आप खुद बताओ, आप पूरा आधुनिक पढ़ोगे, आप पूरा मध्यकालीन पढ़ोगे, आप पूरा प्राचीन पढ़ोगे, क्या गारंटी है कि आपसे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे? लेकिन अगर आप केवल ये टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि पूरा रटने वाला टॉपिक है, एक आध दो टॉपिक को छोड़ दें। तो जैसे मैं आपसे बात करूं उपनिषद आपको सीधे रटने हैं, है ना, और उपनिषद में सीधी सीधी बात की किसमें किसका, मुंडक उपनिषद में क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, नचिकेत की बात किसमें की गई, यज्ञवाल्क्य ने क्या किसमें कहा है, गार्गी संहिता का वर्णन किसमें, आपको सीधे क्वेश्चन आएंगे। और देखो अभी तक आप लोग ने मीन्स पढ़ा है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ, अब केवल आपको कैसा चलेगा कि समझना तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्मरण शक्ति को तेज करके रटना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो 3 तरीके से पढ़ाई होती है, एक होती है रटने वाली, है ना, एक होती है समझने वाली, और तीसरी पढ़ाई होती है कौन सी, आपकी प्रैक्टिकल वाली, ठीक है। तो समझने वाली आप मेंस में कर रहे थे, है ना, प्रैक्टिकली तो आप जब सिलेक्शन ले लोगे तब आपकी होगी। अब आपको करनी है रटने वाली। कोई कितने ही बोले कि रटने से पेपर नहीं निकलता, प्रीलिम्स रटने से ही निकलता है आपका। प्रीलिम्स में आप समझते हो, लेकिन समझ के जब आप रटते हो, देखो ऐसा नहीं है, कुछ जैसे 100 क्वेश्चन है ना, तो अगर 75 रटने बेस आए तो 25 आपके कॉन्सेप्चुअल बेस भी आते हैं। लेकिन आप मीन्स पढ़ के आए हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, आपको रटने पे जोर देना है, और कैसे कहां से कोरिलेट करके पढ़े ये आपको देखना है। अगर हम एमपी पढ़ते हैं ना, तो जैसे आप छतरपुर से हो, तो छतरपुर में क्या है, भैया खजुराहो की बात की गई है, ये वो है, तो अपने फ्रेंड से रिलेट करके खजुराहो की सारी चीजें याद कर लो। आप सीधी से हो या आप बालाघाट से हो, कोई अलीराजपुर से, जहां से जो है, तो आप क्या करोगे, वहां से कोरिलेट करके हम सारी चीजें याद कर लेते हैं। हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे जब हमारे फ्रेंड सर्किल होता था, ठीक है। चलो तो अब हम कर थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सबसे पहले क्या है, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, फिर क्या है, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियां, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, और बोधिसत्व और तीर्थंकर। जो मेंस में नहीं बैठते हैं वो बताओ, इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है, एक आध दो टॉपिक को छोड़ के, जो मेंस में नहीं था। मेंस और प्री एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, बोधिसत्व आज ही बताया, तीर्थंकर अभी जैन वाला पढ़ रहे हैं, तो उसमें बताएंगे आपको 24 तीर्थंकर के बारे में। कर्म का सिद्धांत हमें दोनों में पढ़ना है, मतलब हमारे लिए जैन धर्म में भी कर्म के सिद्धांत की बात करनी है और बौद्ध धर्म में भी। अगर हम बात करें पंचमहायज्ञ, तो हमें क्या है, जो हम उस दिन बात कर रहे थे, 5 महायज्ञों के बारे में बताना है, लेकिन थोड़ा सा इनका डिटेल भी पढ़ना है, क्योंकि वो अब आपसे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच महायज्ञ के अंतर्गत नहीं आता। जो उसके अंदर का है ना, वो आपसे पूछेगा, तो हमें थोड़ा सा तो डिटेल पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें तो ऋण संस्कार। संस्कार हमने आपको ट्रिक से याद करवाए हैं 16, फिर से यहाँ पे पढ़ाएंगे, और 16 संस्कारों में क्या गर्भाधान संस्कार है, क्या जात कर्म संस्कार है, सबको ट्रिक से याद कराएंगे, है ना। अगर मैंने बोला जात कर्म, तो आप ऐसे लिखोगे, जात कर्म लिखोगे, और उसके आगे क्या करोगे, बस मैं जो बताऊंगी उसका केवल की पॉइंट लिखोगे, क्योंकि आप एक हफ्ते में जो आपके ऊपर प्रेशर बनता है ना, उसमें आप पूरा रिवाइज कभी नहीं कर सकते। कोई कितना भी बोल ले, अरे ऐसा नहीं, हम तो एक हफ्ते में कर लेंगे, क्या क्या करोगे। कहने को 10 यूनिट है लगभग, अगर माना जाए तो 25 से 30 आपके सब्जेक्ट है, पता है, उस यूनिट में अपन को लगता है कि 10 यूनिट पे बस बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन एक बात बताऊं, हिस्ट्री की जिम्मेदारी मैं ये लेती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, बस एकदम ऐसा ना करे कि कभी कभी करता है ना, कि जैसे 20 में किया था कि आपकी सोचने के परे चला गया है, तो बात अलग है। लेकिन जैसा पेपर अभी तक उसने कंटिन्यू रखा है ना, 21, 22, 23, 24, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे सारे बनेंगे।
टफ लगे थे इस बार का हिस्ट्री का पेपर। देखते हैं फिर क्वेश्चन डले में बताती हूँ पुरुषार्थ के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए ना तो यहाँ केवल 4 चीजों से आएगा, ये भी मैं आपको हर बार बताऊंगी। आपके वेद से क्वेश्चन बनेंगे, आपके उपनिषद से क्वेश्चन बनेंगे, अरण्यक से बनेंगे और ब्राह्मण ग्रंथ से पढ़ेंगे, और यहाँ तक देखा जाए तो संस्कार से क्वेश्चन बनेगा। पहले अपन पूरा पढ़ेंगे, फिर एकदम जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इससे 110% क्वेश्चन बनेगा, हम उसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे कि हमें बाद में उसको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और पढ़ेंगे भी हम कैसे कि आपका प्री भी कंप्लीट हो, 2 नंबर के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो, अगर मीन्स में भी आता है तो आप 7 नंबर में भी लिख के ले जाओ। मतलब हमको दोनों तरीके से चलना है। अब इतना डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे कि एक दिन में केवल संस्कार ही हम पढ़ रहे हैं, तो फिर तो प्री आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना दिसंबर तक। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मैं भी तैयारी कर रही हूँ और कर भी रही थी या पहले की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को क्या चाहिए कि आप तो बस एक टेबल बना के दे दो, क्रीमी क्रीमी चीजें हम जल्दी जल्दी टिक लगा के पढ़ ले। नदियां आई तो नदियां को यहाँ से निकलती यहाँ गिरती ये होती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसे ही पढ़ती। तो ऐसा तो पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये दूसरी बार ये टॉपिक आ रहा है, थोड़ा सा अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है वो बहुत ज्यादा, इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा है, मतलब इसके आयाम बहुत ज्यादा है। तो हमें जितना लगता है कि जहां तक आ सकता है जो अदर पीसीएस में आया है, हम उसके हिसाब से कवर करेंगे। ठीक, और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और विचार है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा के बारे में बात करेंगे, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि वैदिक काल की शिक्षा, जैसा आप लोग पढ़ भी चुके हो है ना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट वैदिक काल की शिक्षा के बारे में देखेंगे। फिर हम जाएंगे तो हमारी महाजनपद और जो जैन धर्म के टाइम पे शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, मतलब ये टॉपिक आपसे ये पूछ रहा है अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, है ना, तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। तो आपको पता है वैदिक काल में कैसी शिक्षाएं थी। पहले सबसे अगर देखें तो ऋग्वैदिक काल में केवल मौखिक शिक्षा दी जाती थी, इसलिए कि अपन ने श्रुति साहित्य की भी बात की थी कि मतलब सुनकर लिखे गए वेद, है ना, तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी। उसके अलावा गुरुकुल की प्रथा थी, कोई स्कूल जैसी चीजें नहीं होती थी, है ना। फिर अभी हम जैसे जैन धर्म या बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो थोड़ी सी क्या होंगी, चीजें अलग होंगी, संस्थाएं भी स्थापित होने लगेंगी। फिर हम आगे जाएंगे तो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, गुप्त काल में शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे किस पे बल दिया जाएगा, आविष्कार पे, क्योंकि हम 12 मिहिर जैसे लोगों की बात करेंगे। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा मध्यकालीन जाएंगे, क्योंकि मध्यकालीन थोड़ा सा प्राचीन वाले क्षेत्र में आता है ना, प्राचीन में भी भाग आता है मध्यकाल का। तो क्या होगा, वहां पे जो होगा मदरसों की स्थापना होगी, है ना, मुस्लिम, क्योंकि मध्यकाल पूरा मुस्लिम पे है ना, तो किस पे, मुस्लिम शिक्षा पे बल दिया जाएगा। फारसी भाषा आएगी, तुर्की भाषा आएगी, इन पे बात करें। ठीक, ये वाला टॉपिक हमें बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। फिर जो मेरे पढ़ाने के अलावा भी जो चीजें रहेंगी वो आपकी फैक्ट में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, चलो आगे देखें। देखो पीएससी ने क्या करा है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं। लाइन कितनी छोटी लग रही है, कुछ है ही नहीं, लग रहा है ना आपको ऐसा, लेकिन ये कितना सिलेबस है, मीन्स की पूरी एक यूनिट है ये आपकी, इसी पे पूरा काम कर रहे हैं। तो अपन ने जैसे कि पढ़ा था, अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल या पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, फिर हम वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन आ जाएंगे। फिर क्या आएगा, नहीं, फिर क्या, जब धार्मिक सुधार आंदोलन होंगे फिर उसके बाद क्या आएगी, महाजनपद वाली बात भी करेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य आ जाएगा, फिर कुछ आक्रमण होंगे विदेशी, है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल आ जाएगा, फिर उत्तर गुप्त काल की बात करेंगे। फिर उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, वहां तक हमको केवल क्या, प्राचीन काल को पढ़ना है। तो अगर मध्यकालीन की बात करें तो कहां तक पढ़ेंगे हम, मोहम्मद गोरी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्पेशली हमें किन किन चीजों पे हम फोकस करेंगे तो सब पे फोकस, लेकिन हमारा फोकस कहाँ होगा, पहले तो दिल्ली सल्तनत पे होगा। उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में से कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी से कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, रजिया सुल्तान से फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, ऐसी चीजें। ये तो ठीक है, इसके अलावा यहाँ से बुक, इनकी जो पुस्तकें हैं या विभाग के बारे में पूछा जाता है। आराम से नाम देते, अपन को समझ में नहीं आता किसका है, तो जितनी हद तक होगा अपन उतनी क्या करेंगे, उनको कवर करेंगे। फिर हम देखते हैं अभी इसमें आधुनिक की कहीं भी बात है नहीं अभी, क्योंकि आधुनिक की अलग यूनिट है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव। रविशंकर आया था ना कि किस उसके वो है, अभी इस बार जो क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था,
बाधक आया था, वो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। तो जो साहित्य हम आपको बता रहे हैं ना, वो यहीं से पूछा जाता है। अब मतलब जो आपके पर्व और उत्सव है, मतलब कि जो हम पीछे पहले पढ़ते थे ना मिसलेनियस, तो हमने अभी पढ़ना बंद कर दिया था। पीछे मतलब कि जिस बुक से आप लोग पढ़ते थे, आप पीछे के पोर्शन में पढ़ा करते थे, है ना, वो अभी आपने बंद कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वो वाला पोर्शन आपको यहाँ ऐड किया गया है, लेकिन आप अभी भी समझते हो कि नहीं मिसलेनियस वाला पोर्शन नहीं है, अब तो उसमें से हटा दिया 8th यूनिट से, यहाँ पे मिसलेनियस जोड़ दिया गया है ना। साहित्य हमको दुर्गेश नंदिनी आया था, याद है आपको? है ना, दुर्गेश नंदिनी आया था, तो वो यहीं से पूछा गया था। साहित्य अगर दिया है, मतलब कि आपको क्या करना है, मैं इसको ऐसे करवाऊंगी, प्राचीन कालीन जितने साहित्य आपके, है ना, जैसे अपन दीप वंश की बात कर रहे थे, महावंश की बात कर रहे थे, या फिर भगवती सूत्र की बात करी, अंगोत्तर का, मतलब ऐसे जिनकी बात करी, तो मैं एक प्राचीन कालीन की वो बनवाऊंगी, एक मध्यकालीन की बनवाएंगे, और एक किसकी बनवाएंगे, आधुनिक की बनवाएंगे। तो सबकी सीट बनवाएंगे और सबका कुछ कुछ नाम जोड़ के सारे साहित्य हम आपको याद करवा देंगे। साहित्य इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हर साल आ भी रहा था साहित्य, तो उन्होंने कहा जोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे पर्व और उत्सव भी जुड़े हैं, है ना, तो ये वाला टॉपिक भी क्या होगा, अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो 19वीं शताब्दी से 19 से 20वीं शताब्दी के क्या सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, पता उनका, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। और पता ये इतना स्कोरिंग टॉपिक है कि आपके 3 नंबर फिक्स है यहाँ से, पता है ना आपको कि इस टॉपिक को बिल्कुल टारगेट करके चल रहा है। और मैंने क्या बोला कि कम एफर्ट्स में ज्यादा नंबर लेना है, हमारी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे राजा राम मोहन राय की बात होती है ना, कहाँ इनकी शाखा स्थापित की गई थी, है ना, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ था, कब स्थापना हुई, किस समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी, इनकी बुक्स क्या है, इसकी हम क्या करेंगे, पूरा चार्ट, पहले तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर हम पूरा चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय, है ना, उनका कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, कब उनकी स्थापना हुई है, क्या हुआ, जन्म में कभी नहीं आता उनका, लेकिन किस कहाँ से संबंधित है, कौन से राज्य से है, क्या है, अपन ये सारी बातें पढ़ेंगे, है ना। वेदों की लौटो किसने दिया है ना, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले तो हमारे जो ये हो गए, उसके बाद हमारे जो मुस्लिम वाले भी कुछ रहे हैं ना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इन सारी चीजों की अपन क्या करेंगे, बात कर लेंगे, तो अपन को याद हो जाएगा। और ये बहुत मतलब अति फेवरेट टॉपिक है उनका, और सीधा सीधा जब दिया ही है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पहले तो हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम फोकस किस पे कर लेंगे, ऐसी चीजों पे फोकस कर लेंगे कि भाई यहाँ से आना ही है, तो हम क्यों फिर सब जगह मेहनत करें। चलो आगे देखते हैं, स्वतंत्र संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा 1857 से आपको पढ़ना है और 1947 तक। यहाँ पहले तो पूरा पढ़ेंगे हम, है ना, जो हमारी स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग। फिर हम देखेंगे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक, अगर यहाँ से उठाए तो गांधी जी से क्वेश्चन आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी आपको क्वेश्चन आएगा, है ना। और आपकी जितनी घटना है जो 1857 से 1947 तक हुई है, उनकी डेट पे आपको क्वेश्चन आएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पूरा चार्ट बना लेंगे कि इस तारीख को ये घटना हुई, इस तारीख को ये घटना हुई। अगर 1905 को हुई तो अपन को 5 को भी अपन ट्रिक से कनेक्ट करके क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि अच्छा 5 में ये हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, फिर ये आए, फिर करजन आए, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करेंगे। फिर अगर हम अगला देखें तो क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात आप देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ भी आते हैं, है ना, कैसे किस रियासत को मिलाया गया है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी है। स्ट्रेटेजी यही है हमारी कि क्या करना है, हमको पहले तो पूरा पढ़ना है टॉपिक, फिर हम बिल्कुल एकदम जो ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है, और सिलेक्शन भी इसी में होता है। आप सारा पढ़ के जाओगे, आप पे नहीं होगा। हम पढ़ेंगे पूरा कि हमारे दिमाग में रहे, अच्छा ये चीजें हैं, लेकिन हम फिर उन टॉपिक पे बिल्कुल फोकस कर लेंगे कि भाई धार्मिक सुधार आंदोलन से हमें नंबर मिल जाने हैं। तो हम अगर पूरे मध्यकाल पे फोकस ना करके धार्मिक सुधार आंदोलन पे फोकस कर लेते हैं, है ना। हम अगर देखें तो हम 1857 की क्रांति पे फोकस कर लेते हैं, हम 1947 में जो उसमें महात्मा गांधी का जो योगदान है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उनकी घटनाएं पढ़ लेते हैं। पूरे महात्मा गांधी से रिलेटेड घटना कोई भी नहीं छूटना चाहिए। और अगर इस टॉपिक पे बात करें तो इसी बार आया था ना शायद कि कितनी रियासतें थी, रियासतों वाला क्वेश्चन कब आया था, रियासतों वाला कुछ क्वेश्चन आया था, है ना।
नहीं, रियासतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तो बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल आया था, मेरी एक फ्रेंड गलत लगा के आई थी, वो लगा के आई थी कि रियासतों के विभाग का अध्यक्ष कौन था, बीपी मेनन थे, बल्कि वो सचिव थे, है ना। हाँ, तो जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, ये हमसे गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आपका पॉलिटी वाला भी पार्ट है, क्योंकि 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात आती है ये कि आप लोग कैसे चाहते हो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा के फिर सब कुछ कराएं, या फिर ऐसा करें कि सब सीक्वेंस में पढ़ा देंगे। ऐसा इंपॉर्टेंट पढ़ा दो, क्रीमी टॉपिक, बात खत्म, फिर है ना। और अगर एक बात होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो क्वेश्चन आया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी हमने उससे क्वेश्चन आ गया, फिर कैसे करोगे। देखो इंपॉर्टेंट तो सारा है ना, लेकिन ये है कि अगर एक बार हम सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं, आपके पास कितना टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है ना। अगर हम नवंबर दिसंबर में 15 दिसंबर तक इसको खत्म कर लेते, फिर उसके बाद हम पूरे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, पूरे एमसीक्यू सेक्शन पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेंगी। अभी आप इंपॉर्टेंट पढ़ लोगे, फिर आप नवंबर दिसंबर में क्या करोगे, पूरा पढ़ोगे क्या, फिर छूट जाएगा सेक्शन। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब बस क्लास खत्म कर दें, सिलेबस खत्म। चलो देखो, अब हम आपको बताएं जैसे आया था, किस वेद में सभा और समिति की पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया है। मतलब ये क्वेश्चन कहां से आया था, वेदों से क्वेश्चन आया था। आप यकीन नहीं मानोगे, पहले मैंने भी इतना ऑब्जर्व नहीं किया था, जब मतलब एक दो पेपर के बाद समझ में आया कि अपन को लगता है हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे, हिस्ट्री से आपको पता है 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिस्ट्री पे अपन फोकस करना बंद कर देते। अपन कहाँ करते हैं, देखो एमपी पे फोकस करना है, क्योंकि आपको भी बताया कि 40 से 42 क्वेश्चन हमें वहां से रखे हुए मिले, लेकिन 10 क्वेश्चन अगर इग्नोर हो रहे हैं आपसे, 10 क्वेश्चन में से केवल 5 ही बन रहे हैं, तो फिर नंबर तो एक एक नंबर की लड़ाई है ना। ओबीसी हो, जनरल हो, आपको भी पता है कि कहाँ जा रहा है कट ऑफ। इवन अगर आप SC ST का भी देखो तो कट ऑफ 75 से नीचे नहीं जा रहा है। पहले अगर आप पहले ही कट ऑफ देखोगे ना, मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड ने दिया था 64 गया था जनरल का कट ऑफ, 21 में नहीं, उसने 18 में दिया था, 16 नहीं, कहा 2021 में जनरल का कट ऑफ 74 गया था। हाँ, तो फिर सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं 73 या 74 गया था, मुझे याद है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे 75 नंबर थे और मैं होप हो चुकी थी कि मेरा नहीं होगा, लेकिन हो गया था फिर। ठीक है, तो अगर हम देखें, अरे कैसे स्लाइड चेंज हो गई, चलो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला आपके कहां से आया, वेदों से क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि हमें वेद वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और जहां से जितने फैक्ट मिले हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहां से आया है, संस्कार से आया है। हाँ, टफ में ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर हम दिमाग लगाते हैं ना तो हम कर लेते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमें संपूर्ण सिलेबस पढ़ना होगा पहले डिटेल में, फिर उसको हम फैक्ट में पढ़ेंगे। रटना है, लेकिन कब, जब आप डिटेल को क्या होगे, थोड़े से डिटेल से फैमिलियर हो जाओगे, फिर आप रटोगे, जिससे आपको डिटेल में याद रहेगा कि हमने बात क्या की थी। अब यही नहीं पता है कि आपको संस्कार क्या है, बस रट लिया आपने, तो क्या मतलब रहेगा। ठीक है, अगला कहां से आया था, जो हम बता रहे हैं ना कि कला संस्कृति वाले टॉपिक से आया। ठीक है, अगला देखो कहां से आया, वेद से आया। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे जो आपसे बनेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डील ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन क्या है, हमको सारी चीजें बैलेंस लेके चलनी है। और हमने जो बोला ना कि एकदम कोर टॉपिक जो है, जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो इनको हमको और अच्छे से पढ़ना, मतलब हमें 3 स्टेज में पढ़ना। एक ठीक है नॉर्मल, हम सरसरी निगाहों से देख लिया कि क्वेश्चन आए तो बन जाए, फिर एक कैसा थोड़ा सा अच्छा, और एक पढ़ना एकदम सॉलिड। ठीक है, चलो तो उसके बाद क्या है, आष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधन कहा गया। तो देखो ये भी टफ क्वेश्चन है, लेकिन कहां से आया, प्राचीन भारत का ही क्वेश्चन। आप जो बोले ना कि मिडावल पे फोकस नहीं करते, करते हैं मिडावल पे फोकस। अब वो ऐसे नहीं पूछते कि दीवाने खारिज क्या है, अब वो सीधी वहां से बुक उठा के देते हैं और सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि बुक बहुत सारी है, लेकिन फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है ना, हम उनकी किताबें करके जाएंगे। क्योंकि आपको ये तो पता रहेगा 4 ऑप्शन में कि देखो पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप अलाउद्दीन खिलजी की या मोहम्मद बिन तुगलक की कोई बुक है ना, या फिर अकबर या बाबर की कोई किताब है, आप पढ़ के नहीं जा रहे और वो ऑप्शन में आई है, तो आप तो उसको एलिमिनेट भी नहीं कर पाओगे।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही? अगर आपको पता है कि ये 2 बुक अकबर की है और तीसरी बुक आपको समझ में आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक की है, मतलब तुक्का आपका फिट बैठा है कि चौथा आंसर है वही आंसर होगा। और ऐसा कभी नहीं होता कि वो चारों बुक ही ऐसी दे दे कि आपको झपे ही ना बिल्कुल भी। 2 तो उनमें से आपको पता ही होगी अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो, क्योंकि पीएससी पेपर ले रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिल्कुल ये चाहता है कि आप एकदम अलग ही लेवल पे जाओ। ठीक है, देखो आगे देखो, वही दुर्गेश नंदिनी है आपके 2024 के ही है ना, वही ब्रह्म समाज जो मैं आपको बता रही हूँ, गांधी जी से रिलेटेड है ना। उसके बाद मौर्य कालीन, तो मौर्य काल से अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया आपका, है ना, और आपके वेद हो गए, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से आएंगे। यहाँ से क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है आपको पता है। कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि आपका मौर्य काल हो या गुप्त काल हो, स्पेशली मौर्य काल से कोई ऐसा वर्ड उठाते हैं वो, जैसे चाट बाट उठा लिया, है ना, क्या है ऐसा वर्ड उठाते हैं, यहाँ पे सीता भूमि उठा लिया, कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किस विभाग की बात कर रहे हैं, किस वर्ड की। तो यहाँ से अपन मौर्य काल में अपन कैसी चीजों पे फोकस करेंगे, अपन को समझ में आ गया कि कई वर्षों से ऐसा हो रहा है, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, जो स्पेशल वर्ड है उन वर्डों को याद कर लेंगे अपन। ठीक, फिर वही बात, अगर अब वो वर्ड नहीं है मैम जो आपने बताए हैं, लेकिन जो उसके और कुछ आया होगा ना, जैसे राजस्व विभाग को आपको पता होगा, अच्छा राजस्व विभाग को तो ये बोलते हैं तो उसको नहीं बोलते, ये एलिमिनेट हो गया। न्याय विभाग को तो ये बात बोलते हैं, मतलब प्रतिष्ठा तो नहीं बोलते, ये हट गया। इसलिए आपको सारी चीजें पढ़नी होती हैं। हम पढ़ते कितना है, आते 100 क्वेश्चन है जिसमें से 50 हमारे सिलेबस मतलब हमारे पहचान के आते हैं, 50 दूसरे आते हैं, तब भी लोग क्यों सिलेक्शन ले लेते, क्योंकि उनको पता है कि क्या नहीं है। ये वैसी ही चीज है जैसे अपन बोलते हैं ना कि सब नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अगर सब कुछ पढ़ोगे तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फिर से बोल रही, अपनी बुक आज ही फिक्स कर लेना, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस वीडियो को आपको प्रेफर करना है, किस बुक को प्रेफर करना है, किसके लेक्चर पढ़ना है, आज ही फिक्स करके नोट कर लेना। अब कोई बदलेगा नहीं, है ना, कि आपने बदल लिया कि नहीं आज तो हम इनसे पढ़ रहे थे कल हम उनसे पढ़ेंगे, ऐसे में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये बात मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 1 साल ऐसा मैंने करके देख लिया है। ठीक है, और प्रीलिम्स में आपके इतने नंबर आना चाहिए कि अगर कट ऑफ गया है 75 तो आपके नंबर आना चाहिए 77 से 78 के बीच में, क्योंकि जब तलवार गले पे अटकी रहती है तो ना आप मीन्स ही पढ़ पाते, रिजल्ट कितने दिन बाद देंगे वो, आपको मीन्स तब तक पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर 75 कट ऑफ गया और आपके 80 नंबर है, कितना भी चाहे हमारा तो होने, और वो पता है एक एवरेज पता चल जाता है आजू बाजू के इन्वायरमेंट से, इनके 75 आए है ना, तुम्हारे 76 आए, तुम्हारे 77 आए, फिर एक और के 75 आए, एक और के 77 आए, तो वो एकदम एवरेज निकल जाता है कि कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। कंप्लीट तो नहीं बता सकते लेकिन लगभग पता चल जाता है। और मेरा एक फ्रेंड है, फिक्स है, अगर उसके 78 नंबर आए हैं ना तो कट ऑफ 77 जाना है। हम लोग उसी से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर इसकी 76 आए इस बार तो मतलब 75 कट ऑफ जाएगा। इस बार बस नहीं कर पाएगी, इस बार मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि इस बार उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, हमें लग रहा था इस बार ना 84-85 पे जाएगा जनरल का, लेकिन 80 पे ही रोक दिया था क्योंकि सीट्स भी कम थी और पेपर था अच्छा था। ठीक है, अभी से एक चीज कॉन्फिडेंस बना लेना है कि अपन ही उस जो क्लासरूम है ना उसके राजा हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो डरना है नहीं है, हमारा पेपर निकलेगा। और मैं सच बता रही हूँ, जितना आपका हिस्ट्री में आएगा, हिस्ट्री की गारंटी मेरी है कि अगर पेपर ऐसे ही सेट होता है ना तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर 10 आते। ठीक है, वही आगे देखें तो के.एम. पाणिक्कर की बात आई तो हम ये देखें तो हमारा, अगर आप देखो तो ये आपको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से बस नाम ही मिला दिख रहा होगा, लेकिन ये जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, फिर से बता देते, जो कथन वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको खुद ही गैस करने पड़ेंगे। कितने कथन पढ़ोगे आप सबके, सबने कुछ ना कुछ बोला है, रोज मैं क्लास में आके कुछ बोल के जाती हूँ, कहां तक मेरी उसकी लिस्ट बना के रखोगी मैम ने क्या क्या बोला। ठीक है, आपको डील करने होंगे, लेकिन अपन यहाँ पे बात कर लेंगे कि कूटनीतिज्ञ की बात की है तो किसको ऐसा वर्ड यूज किया गया होगा, अगर राजनीति की बात की तो इनमें से राजनीतिज्ञ ज्यादा कौन दिख रहे हैं, अगर बहुत पोलाइट की बात की है, अगर उग्रवाद की बात की तो उग्रवादी नेता कौन थे और हमारे उदारवादी नेता कौन थे। तो ऐसे हम थोड़ा सा रिलेट करके इनको निकालते हैं। हालांकि वहां तो दिमाग नहीं चलता, लेकिन अपन दिमाग चलाना कल से ही सीख लेंगे, आज ही से सीख लेंगे, लेकिन कल से इसलिए कि क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, एलिमिनेशन मेथड में बताऊंगी इसलिए क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिया, अब 2 बचे हैं, अब इनको कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे वही बात फिर से,
कुछ क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं प्रीवियस ईयर से, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और बहुत सारे लोग पता कहाँ कंफ्यूज हुए थे, 37 और 39 में लोग यहाँ पर कंफ्यूज हुए थे और लोग गलत लगा के भी आए थे आंसर। इसीलिए जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको एकदम टिप पे रटे होना चाहिए, क्योंकि ईयर बहुत सारे, अब देखो ना वो कंफ्यूजन लगा ही रहा है अभी 37 और 39। लेकिन लोग कंफ्यूज यही हुए हैं क्योंकि 38 और 36 तो लोगों को लगभग फिक्स था। इवन मैं भी कंफ्यूज हुई थी यहाँ पे, अंत में ही सही लगा था। फिर वो जब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, आप लोग पेपर कैसे सॉल्व करते हो? सीधे सीधे हमेशा ना 3 राउंड्स में पेपर करना चाहिए। और ये भी मैंने अपने प्रैक्टिकल के उससे देखा है, अनुभव किया है मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ही करते हैं तैयारी, तो हमने देखा है क्या होता है। पहले आप एक राउंड में करते हो ना, बिल्कुल प्रेशर लोड नहीं लेना, जो क्वेश्चन बन रहे ना करो। आपके 60, मतलब ये मान लो कि आपसे नॉर्मल अगर बात करें तो 45 से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर दूसरे राउंड जब आप करोगे ना, तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट थी वो क्वेश्चन करना है। फिर तीसरा आता है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता, ऐसे में लास्ट में आपके बचेंगे 30 क्वेश्चन, लगभग केवल 30 क्वेश्चन रिमेनिंग रहते हैं आपके। यही जंग होती है सिलेक्शन होने की और ना होने की। इन 30 में से अगर आपने 15 क्वेश्चन सही कर दिए मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो 10-15 क्वेश्चन तो सबसे गलत होते हैं। और कट ऑफ 85 से ज्यादा जा भी तो नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है, 90 जा रहा है क्या कट ऑफ? और फिर 5 क्वेश्चन तो आपको पता है कि डिलीट होने हैं, है ना? समझ रहे हो? मतलब आपको कितने में से नंबर मिल रहे हैं, कितने में से मिल रहा है? 95 में से पेपर बनना, ठीक है। और एक बात, कैटेगरी का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ते सारे बच्चे सेम है, सब उतना ही पढ़ते हैं, है ना? चाहे आप हो, मैं हूं, सबको सेम पढ़ना होता है। क्या मुझे नादिर सा पढ़ना पड़ेगा तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा? सबको पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ जाएगा, ये कभी भी अपने माइंड में बना के मत जाना क्लास में। जो आप सोचते हो ना कि अरे यार 85 कट ऑफ जा रहा है ना, और पता चले कि जब रिजल्ट आया तो 71 कट ऑफ गया, और आप 85 के डर से आपने क्या हुआ, आप टेंशन में आ गए और पेपर वहीं खराब कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें मैं आज क्लास में क्यों बता रही, पेपर को तो अभी 3 महीने हैं, कि आप आज ही से फॉलो कर दो। एक तो एक सोर्स फिक्स कर लो, है ना, जिससे किसी से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के नोट से पढ़ो, आपकी कोई बुक है, आपके कोई नोट्स हैं, आप कैसे पढ़ते हो, है ना, आप लेक्चर से पढ़ रहे हो, आप लेक्चर में कैसे भी पढ़ो, लेकिन अब केवल एक ही चीज होना चाहिए आपके पास। क्योंकि आपके स्टार्ट कितने अटेम्प्ट दे चुके आप? 3 दे चुके आप, आपने एक भी नहीं दी। क्योंकि देखो आप, ठीक है आपने 3 दिया, आपको ये चीजें पता होगी, समझदारी है ना। अगर आपको भी एक बार दे चुके, लेकिन अगर आपको देखे आपको भी आपका दूसरा है, तो मतलब ये बात है कि आपको ना सोर्स नहीं चेंज करने। कितना ही आपका बेस्ट फ्रेंड बोले अरे यार उसके नोट्स बहुत अच्छे, अगर आप सिविल जॉब से पढ़ रहे हो तो इसी से पढ़ो, आपकी पहले कोई दूसरी बुक है आप उससे पढ़ो, सोर्स कभी नहीं बदलना। जैसे एक बात बताओ, हम 20 पेज तो पढ़ नहीं पाते एक दिन में, 20 दूसरे इंस्टीट्यूट के उठाए, 20 तीसरे इंस्टीट्यूट के उठाए, क्या मतलब है, याद होगा क्या? और टेलीग्राम पे कितनी पीडीएफ आए, खुले नहीं टेलीग्राम। जो आपके पास है, देखो विश्वास मानो, जो आपके पास है उसी में सिलेक्शन होगा, और अगर उससे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन। क्या होगा 50 जगह से पढ़ने से? हमें पता है कि अर्जुन अवार्ड आने हैं तो हम वो पढ़ के जा रहे हैं, हमें पता है अटल सुंदरम की क्रांति है तो हमने अपने तरीके से पूरा पढ़ा है। अगर आप बोलो कि, और देखो सारे टीचर्स, सारे इंस्टीट्यूट ना जो होते हैं ऑथेंटिक सोर्स से ही नोट्स बनाते हैं, वो एक ही फॉलो किए रहते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लो भाई, यहाँ अकबर का जन्म अगर अक्टूबर में हुआ तो वहां नवंबर में थोड़ी ना हो रहा होगा। तो आपको बार बार सोर्स का क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोग की, है ना, कि आज नहीं, अरे अपन तो स्पीडी से पढ़ रहे थे करंट, अब अपन ना प्रतियुक्त दर्पण से पढ़ते हैं, अपन आई दृष्टि आ गई मार्केट में उससे पढ़ते नहीं। अगर एमपी का करंट एक बुक से पढ़ रहे हो ना तो एक ही से पढ़ो। ये नहीं कि मार्केट में कुछ इस बार नया, हर बार नया एक ट्रायल आता है। आपने देखा होगा कि जनजातियों की किताब पहले कोई दूसरी आई थी, फिर कोई दूसरी आई, फिर लास्ट में ना कुछ फैक्चुअल टाइप का आया था, लोगों ने एकदम भर भर के बोली,
भाई आपका जो पहला था उसको तो पढ़ लो, सोर्स नहीं चेंज करना। और ये स्ट्रिक्टली सबसे पहले अपनी दीवार पे लिख लेना, सोर्स नहीं हमें चेंज करना, ठीक है। चलो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं एक तो एंशिएंट से और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है मॉडर्न से। और मॉडर्न भी उन टॉपिक से दिखाई दे रहे हैं जो स्पेसिफिक वहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आगे भी हम देख ले रहे हैं। यही था शायद, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिला। ये क्वेश्चन कहां से आया, रियासतों वाला जो था ना वहां से क्वेश्चन आया। यहाँ पे देखो नरम दल गरम दल, ये आपका मॉडर्न वाला है, ठीक। फिर आगे देखें तो बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर कौन सी रियासत, हालांकि ये मध्य प्रदेश का है, लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से कनेक्टेड होता है लगभग। अगर एमपी का भी इतिहास जोड़ लो तो अब केवल इतिहास से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस ऐसा भी नहीं करना है कि हम सारे क्वेश्चन लें और हम क्या करें उनको कि पूरा हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री भी फोकस नहीं करना है केवल, क्योंकि अगर केवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो भी आपको 1.5-2 महीने लग जाएंगे। नहीं, क्यों आएगा, गणेश उत्सव कब हुआ था, बंगाल विभाजन का टाइम चल रहा था, उसी टाइम पे जब इसको चलाया गया था। आपके कहीं ये पूरी एक लाइन भी लिखी गई है सीधी सीधी किसी बुक में लिखी हुई है, सीधी की सीधी लाइन, बताऊंगी मैं बाद में, ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, है ना, ठीक। तो आपका मतलब ये है कि जो टॉपिक अगर राष्ट्रीय आंदोलन वहां पे लिखा है तो सीधा क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है। इसका मतलब ये कहीं भागना नहीं इधर उधर, जितने हिस्ट्री के नोट्स होंगे, जितना पढ़ाने का होगा उतना मैं पढ़ाऊंगी, और आप क्या करोगे अपने कंसाइज नोट्स बनाओगे कि हिस्ट्री का आपके ऊपर बर्डन ना रहे। और जितना मैं बता रही हूँ अगर आपने नोट किया है और आपने अगर अपने नोट्स बनाए तो आपको बर्डन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप, हम बोल रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव की घटना चक्र हमने प्रेफर कर लिया, और भी जो बुक है जिनसे आप लोग पढ़ते हो उनको मैंने प्रेफर कर लिया, यहाँ के नोट्स देख लिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने एनालाइज कर लिया, उनको भी मैंने ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर ऐड कर दिया। अब कहां से क्वेश्चन आएगा, अब इसके अलावा आएगा तो वो तो ब्रह्मा जी पे ही बनेगा, ठीक है। और सबसे स्पेशल बात ये है कि अगर हम ये करेंगे कि अगर जो भी आपका मतलब पेपर होगा या जो भी हम डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ा रहे हैं उसको हम आपको शॉर्ट में पढ़ाएंगे, है ना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कराएंगे। उसके अलावा फिर जो भी होगा तो फिर आपको अगर एक्स्ट्रा लगता है तो आप पढ़ना, बाकी मेरे हिसाब से मैं आपको सारा कवर कराऊंगी एक टॉपिक में, ठीक है। कल से हम कहां से पढ़ेंगे, कल से हम अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है संकल्पना वाला उसको पढ़ेंगे, पहले अच्छे से समझेंगे, फिर उसका क्या करेंगे फैक्चुअल पूरे पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे जब जो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। और फिर जो भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग बताना।